कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इससे पहले हम लोग हिंदी गद्य के कुछ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर चुके हैं। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत परीक्षा में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसके अंतर्गत भी बोर्ड परीक्षा में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यदि कोई शब्द या वाक्य समझ ना आता हो तो वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। एक ही वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस चार्ट के अनुसार। प्रयास करें कि आप लोग ऐसा ही चार्ट अपनी एक कॉपी पर बना लें। लिखते लिखते ही आप लोगों को कम से कम आधे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। यदि कोई जानकारी बोलने में छूट जाए, समझाने में छूट जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो हिंदी पद्य का संक्षिप्त इतिहास जो है वह अनेक कालों में विभाजित है, जो कि ये 4 काल आपके सामने प्रस्तुत हैं। हिंदी काल का जो काल विभाजन है, हिंदी साहित्य का, पद्य साहित्य का काल विभाजन है, वह 4 भागों में विभाजित है। प्रथम आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल, रासो युग, सिद्ध सामंत काल, चारण काल इत्यादि नामों से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल यानी इसको भक्ति काल और स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल इसको रीति काल और श्रृंगार युग के नाम से जाना जाता है, जबकि आधुनिक काल को गद्य युग या वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है, तो आपको पता है कि आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है, तो आपको पता होगा कि इन सभी नामों से जाना जाता है। हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। यदि ऑप्शन है तो सही टिक कर लेंगे। श्रृंगार युग किस काल को कहा जाता है, तो रीति काल या उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है। वर्तमान काल या गद्य युग किस काल को कहा जाता है, तो आधुनिक काल को कहा जाता है। अब एक एक युग के जो समय अवधि है उसकी बात कर लेते हैं। तो आदिकाल जो था सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक की जो समय अवधि है वह विद्वानों ने आदिकाल के रूप में मानी है। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी की जो समय अवधि है वह भक्ति काल अथवा पूर्व मध्यकाल के नाम से जानी गई। इसके बाद अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चलने वाला उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल के नाम से जाना गया। आधुनिक काल जिसे वर्तमान काल कहा गया वह सन 1843 ईस्वी से निरंतर यानी अब तक का समय माना गया। इसके बाद बात करते हैं कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या रहीं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल की प्रमुख 2 रचनाओं के रूप में आदिकाल सामने प्रस्तुत हुआ है, प्रबंध काव्य और गीत काव्य के हिसाब से। ठीक है, गीत काव्य और प्रबंध काव्य के रूप में आदिकाल की रचनाएं देखने को मिली हैं। इसको रासो युग क्यों कहा गया, क्योंकि रासो ग्रंथों की रचना इस युग में हुई थी, जिसमें सर्वचर्चित
पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा हुआ, बीसल देव रासो नरपति नल्ल के द्वारा, खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा और विजयपाल रासो यह नल्ल सिंह के द्वारा, परमाल रासो जगनिक के द्वारा। इसको आलाखंड भी कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत में इसे बड़े ही चाव से गाया जाता था पुराने समय से ही। ठीक है, ये रहा था भक्ति काल का कुछ आदिकाल का कुछ परिचय। इसके बाद में आया भक्ति काल। मध्यकाल के प्रारंभ का समय भक्ति काल, इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। ये दो धाराओं में विभाजित हुआ, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया, सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया। निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखाओं में विभाजित किया गया और सगुण भक्ति धारा को रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखाओं में विभाजित किया गया। ज्ञानाश्रयी शाखा की जो प्रमुख विशेषताएं थीं वे इस प्रकार से थीं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, अर्थात इन कवियों ने ईश्वर का कोई चित्र प्रस्तुत नहीं किया, निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना को श्रेय दिया, गुरु महिमा का बखान किया, ज्ञान तत्व की प्रमुखता रही इस ज्ञानाश्रयी शाखा में और माया की निंदा रही। इस शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कवि हैं वह कबीरदास हैं। कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक है और दूसरे इसी शाखा के कवि हैं संत रैदास, जिन्होंने रैदास के दोहे नामक रचना प्रस्तुत की है। इसके बाद में इसी की दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा, जिसके प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत दिया, दूसरे कुतुबन हुए और जिन्होंने लिखा मृगनयनी। इस धारा की जो शाखा प्रेमाश्रयी है, इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रेम तत्व की प्रधानता, नारी का नख शिख वर्णन, प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण, रचनाओं के नाम प्रायः नायिकाओं के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कि पद्मावती रानी के नाम पर ही पद्मावत की रचना लिखी गई। कुतुबन ने मृगनयनी, ये भी एक नायिका के ऊपर ही नाम रखा गया, अर्थात इसमें जो भी रचनाएं हुआ करती थीं वह नायिकाओं के नाम पर उनका नाम रखा जाता था। ये निर्गुण भक्ति धारा की दोनों शाखाएं थीं, जिनका वर्णन आप लोगों ने समझा। भक्ति काल की ही दूसरी धारा थी सगुण भक्ति धारा, जिसमें दो शाखाएं हुई, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि भक्ति में दास्य भाव, ब्रज एवं अवधी भाषा दोनों में रचनाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का चित्रण ग्रंथों में देखने को मिलता था। ग्रंथों में आदर्श पात्रों का चित्रांकन हुआ करता था। ठीक है, और जो रामाश्रयी शाखा थी, इनके प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास को माना गया, जिनकी रचना थी श्री रामचरितमानस, जो कि संसार भर में प्रसिद्ध है। और कवि दूसरे हुए हैं केशवदास, जिन्होंने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ हिंदी साहित्य को प्रदान किया। इसी की जो दूसरी शाखा हुई कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा जैसे रामाश्रयी शाखा में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम या आदर्श पात्र मानकर कवियों ने रचना की, वैसे ही कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर सूरदास जैसे महाकवियों ने, सूरदास जैसे अष्टछाप कवियों ने, रसखान जैसे कवियों ने उनके बाल्य स्वरूप का वर्णन किया, उनके संपूर्ण जीवन का वृत्तांत अपने काव्य में प्रस्तुत किया। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि ब्रजभाषा की प्रमुखता रही, अष्टछाप कवियों की स्थापना इसी शाखा के अंतर्गत आई, श्री कृष्ण लीलाओं का वखान इसी शाखा के अंतर्गत आया, भ्रमर गीत परंपरा का भी विकास इसी शाखा के अंतर्गत हुआ।
इसके बाद इनके जो प्रमुख कवि हैं वह आपको बता चुके हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरशारावली, साहित्य लहरी। जो विशेष रचना है इनकी वह है सूरसागर। इसमें गेय पद की रचना की है महाकवि सूरदास जी ने। और दूसरे कवि हैं कुंभन दास, इन्होंने पद संग्रह नामक रचना हिंदी साहित्य को प्रदान की है। तो इसके बाद बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना गया, श्रृंगार काल के नाम से या श्रृंगार युग के नाम से जाना गया। इसके जो प्रमुख कवि हैं, अगर पूछा जाए कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल जी और भूषण जी। बात कर लेते हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही, क्योंकि ये श्रृंगार युग कहलाया है तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। और रीति ग्रंथों का निर्माण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जो राजा कवियों को आश्रय दिया करते थे उन्हीं की प्रशंसा अत्यधिक रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि किया करते थे। रीतिकाल की धाराएं 3 धाराएं थीं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत चिंतामणि और मतीराम आए। रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत घनानंद और ठाकुर आए। रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत बिहारी लाल और भूषण जी आए। अगर कहा जाए कि रीतिकाल की प्रमुख रचनाओं या ग्रंथों के नाम बताइए, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि बिहारी सतसई बिहारी लाल जी के द्वारा, शिवा बावनी भूषण जी के द्वारा लिखी हुई प्रमुख रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं इसके अंतिम युग आधुनिक काल की या वर्तमान काल की। इसको गद्य युग के नाम से भी जाना गया। इसकी समय अवधि 1843 ईस्वी से आज तक मानी गई। तो यह जो युग था निम्नलिखित भागों में विभाजित हुआ गया। पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। फिर नई कविता का युग या स्वतंत्रोत्तर काल भी इस नाम को कह सकते हैं। जो पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग से पहले का जो समय था वह कहलाया था पूर्व भारतेंदु युग। जो 1868 ईस्वी से पहले का जो समय यानी 1843 से और 1868 के बीच का समय पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। इसमें गद्य रचनाएं नहीं हुई थी, केवल काव्य रचनाएं हुई थी, किंतु जो भारतेंदु युग प्रारंभ हुआ तब से गद्य रचनाएं भी प्रारंभ होने लगी, इसलिए इस युग को गद्य युग के नाम से जाना गया। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, इसको द्विवेदी युग कहा, वह 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। छायावाद काल कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। यदि ऑप्शन में 22 है तब भी ठीक है और 1919 है तब भी ठीक है। और छायावाद काल जिसको शुक्ल युग के नाम से जाना गया वह 1919 से 1938 ईस्वी तक चला। छायावादोत्तर काल यह शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना गया, यह 1938 से 1943 ईस्वी तक चला। नई कविता का युग या स्वतंत्रोत्तर युग, यह युग 1943 ईस्वी से निरंतर अब तक माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, बात कर लेते हैं एक बार इसी युग के जो प्रमुख कवियों के बारे में। तो यहाँ नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और इनके कुछ प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी। वैसे बहुत सारे
कवि हुए, उनकी रचनाएं हुई हैं, आगे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल टेबल में आप लोगों को दो दो कवि और उनकी प्रमुख एक एक रचना का उल्लेख निर्धारित है। बात कर लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचना है प्रेम माधुरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी प्रमुख रचना है वर्षाबिंदु। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वह मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है किसान और सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख रचना है अनाथ। छायावादी युग के चार प्रमुख कवि प्रसाद पंत निराला वर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिलहाल आप लोगों के सामने दो का नाम दिया गया है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी बहुत ही चर्चित है। महादेवी वर्मा की यामा बहुत ही चर्चित है। छायावादोत्तर युग, इसमें नई कविता का युग प्रारंभ हो गया था और इसीलिए इसे नई कविता का युग भी कहा गया। जो इसमें तार सप्तक प्रथम द्वितीय तृतीय ये तार सप्तक आए थे जो अज्ञे जी के द्वारा संपादित हुए थे। इसमें 7 कवियों का श्रेय एक साथ माना जाता था। 7 कवि एक साथ मिलकर के कुछ रचना अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत किया करते थे और वह तार सप्तक के नाम से प्रसिद्ध हुआ करती थी। अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे आप लोग लिखेंगे। इसके बाद कला और बूढ़ा चांद, यह दूसरी छायावादोत्तर युग की प्रमुख रचना है। यह सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।